एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस। आज है 26 अगस्त 2025 और हम देखेंगे द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आई हैं। द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ आई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से नियम बनाने को कहा है जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाने को कहा है केंद्र सरकार से, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत फिजी संबंध हम देखेंगे। जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर हैं, उनके संबंधों में क्या सुधार आया है, कैसे रहे हैं दोनों के संबंध, उनके बारे में देखेंगे। स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी हिमगिरी आज नौसेना में शामिल होंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। भारत की जीवाश्म ईंधन का विदेशों में बेचे जाने का खतरा जो बना हुआ है, उनका दोहन किया जा रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ऐसी आस्क यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉ अप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को रूल बनाने के लिए कहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो सोशल मीडिया पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के केंद्र सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। जो हमारी सोशल मीडिया है आज के टाइम में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया कितनी ज़्यादा लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसका दोहन कर रहे हैं, यानी कि इसका दुरुपयोग करके दूसरों के जो अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि केंद्र सरकार इस पर नियम बनाए। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर स्वयं विनियमन की सलाह दी है, सेंसरशिप की बजाय। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि हर चीज़ में सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती। सेंसरशिप यानी कि पूरी तरह से जो अखबार और न्यूज़ वगैरह है वो उसको मतलब बंद कर देना। तो सेंसरशिप उनको जो है एक तरह से इसका हल नहीं दिखाई दे रहा है। अदालत ने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी की महत्ता को समझना चाहिए और जिम्मेदारी से आचरण करना चाहिए, यानी कि जो नागरिक हैं वो खुद को मतलब अपने अधिकारों को समझें, उनका दोहन ना करें और ना ही दूसरों के जो है अधिकारों का दोहन करें। मुख्य चिंता क्या है? तो सोशल मीडिया पर घृणित विभाजनकारी और भ्रामक सामग्री में लगातार वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौतीपूर्ण है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भद्दे चित्र व हेट स्पीच से समाज में सहिष्णुता व असमानता की चुनौती लगातार बनती जा रही है। हम देख रहे हैं कभी कोई किसी पर जो है भद्दी टिप्पणियां कर देता है, कभी किसी के भद्दे चित्र जो फोटोज़ वगैरह होते हैं उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, तो उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक जो है परेशानी उत्पन्न हो जाती है। उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों के मतलब हवाला दिया है कि इनसे बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सरकार को निर्देश क्या हैं? तो केंद्र सरकार से आचरण आधारित नियमों और दिशा निर्देशों को शीघ्र तैयार करने का आग्रह किया गया है। नियमों का उद्देश्य नागरिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों को उत्तरदायी बनाना है। सरकार और सोशल मीडिया व अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाना चाहिए सरकार को। आत्मनियंत्रण क्या है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ना सिर्फ केंद्र सरकार को ही मतलब नियम बनाने का आग्रह किया है, बल्कि उसने लोगों से भी अपील की है जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का तो ध्यान रखें बल्कि दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार को दिशा निर्देश नहीं दिए हैं बल्कि लोगों को सख्त नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि अत्यधिक सेंसरशिप नहीं बल्कि नागरिकों का स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि अपने अधिकारों का वो गलत उपयोग ना करें, दूसरों के अधिकारों की भी इज्जत करें। तो उन्होंने नारा दिया है थिंक बिफोर यू पोस्ट, यानी कि किसी भी पोस्ट को अपलोड करने से पहले सोशल मीडिया पर सोच लेना चाहिए एक बार खुद पर रखकर कि अगर कोई हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज़ पोस्ट करे तो हम पर क्या उसका फ़र्क पड़ेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? तो फ्री स्पीच लोकतंत्र व्यवस्था का आधारभूत अधिकार व किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को बोलने का पूरा अधिकार है, परंतु यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह समाज में अशांति और अविश्वास पैदा कर सकता है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने पर इस पर रोक भी लगाई जा सकती है, यानी कि यदि आप किसी के इस अधिकार को उपयोग करके किसी के अधिकारों का हनन करते हैं तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति क्या है? तो स्पष्ट नियम और जिम्मेदार आचरण से सोशल मीडिया लोकतंत्र को और सुदृढ़ करेगा। इससे समाज में शांति, सौहार्द और विश्वास की स्थापना होगी। सरकार व अभिव्यक्ति की आज़ादी के मध्य संतुलन बन पाएगा और दोनों के मध्य संतुलन बनना अति आवश्यक भी है।
संविधान में क्या प्रावधान है अभिव्यक्ति को लेकर के? तो अनुच्छेद 19(1) का ए नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें बोलने का अधिकार भी है। परंतु यदि इन अधिकारों से किसी और के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी को दिए गए हैं, लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार से किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसमें ऐसी स्थिति में जो है हमारे मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार, नागरिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना आवश्यक है, जो कि नागरिकों का कर्तव्य है। किसी दूसरे के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो इस न्यूज़ में ये था। और अब हम देखते हैं जो इंडिया फिजी संबंध है वो कैसे रहे हैं। जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया की यात्रा पर हैं और क्या कौन कौन से इन्होंने जो है समझौते किए हैं उस सब के बारे में हम देखेंगे। तो खबर क्या है? सबसे पहले फिजी के प्रधानमंत्री राबुका भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री राबुका जो कि फिजी के प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने मिलकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और वो 7 समझौते कौन से हुए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें शिक्षा, रक्षा के साथ ही जलवायु परिवर्तन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी जलवायु परिवर्तन पर भी इनका सहयोग हुआ है। यह मुलाकात दक्षिण एशिया को मजबूत करने की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही देश दक्षिणी एशिया के हैं, दक्षिण में पड़ते हैं दोनों ही। महत्व क्या है इस यात्रा का? इनका द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाया गया है जो दोनों देश साथ मिले हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा, विकास और जलवायु परिवर्तन में मिलकर प्रयास करना, दक्षिण एशिया को मजबूत बनाना, इसका एक महत्व रहा दोनों की बैठक का। 7 समझौते जिन पर हुए हस्ताक्षर कौन से हैं वो? तो रक्षा सहयोग समझौता, शैक्षिक और तकनीकी सहयोग समझौता हुआ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर भी समझौता हुआ, सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग, अर्थव्यवस्था या व्यापार सहयोग, स्वास्थ्य या मानव संसाधन विकास, डिजिटल या साइबर सहयोग। अब इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर ही क्यों सहयोग किया? क्योंकि इनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये द्वीपीय देश है जो कि समुद्र में पड़ता है। अब समुद्र में हम जानते हैं जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने के कारण जो है समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो द्वीपीय देश है वो लगातार डूबने वाली स्थिति में होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। वैश्विक प्रभाव क्या है? तो फिजी और अन्य प्रशांत देशों में चीन और अमेरिका के प्रभाव के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। जैसा कि चीन और अमेरिका हैं वो खुद को सुपीरियर दिखाने के लगातार कोशिश करते रहते हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होती नजर आ रही है। भारत और फिजी देश मिलकर विकासशील देशों के हितों की आवाज़ को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचा सकते हैं। यानी कि जो विकासशील देश हैं जो भी विकसित होने के लिए अग्रसर हैं, विकसित होने की दिशा में है, उनकी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकते हैं। भारतीय फिजी संबंध किस प्रकार के रहे? तो भारत फिजी के मजबूत होते संबंध दक्षिण एशिया के विकास में सहयोग भी करेंगे, जिससे इनके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फिजी में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी जनसंख्या रहती है, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं फिजी में तो हमारी संस्कृति भी वो वहाँ पर छोड़ते होंगे। तो इससे दोनों के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस यात्रा के? तो भारत फिजी संबंध नए मुकाम पर पहुँच रहे हैं और भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोग के 7 समझौतों से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनेंगे। जो सहयोग हुए हैं 7 समझौतों पर, वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण बनेगा। दक्षिण एशिया मजबूत होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दक्षिण एशिया है वो अपनी आवाज़ उठा पाएगा। तो ये देखा हमने फिजी और भारत के संबंध। अब हम देखेंगे नेवी से संबंधित जो न्यूज़ आ रही है उसमें 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है, उदयगिरी और हिमगिरी। उसके बारे में देखते हैं खबर क्या है। तो भारतीय नौसेना ने एक साथ 2 आधुनिक प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट्स को कमीशन किया है। जहाज INS उदयगिरी F-35 और INS हिमगिरी F-35 इनको शामिल किया गया है। स्थान कहाँ से किया गया है? तो पश्चिमी नेवल कमांड विशाखापत्तनम में इनको शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत अलग अलग शिपयार्ड से एक ही दिन नौसेना में शामिल हो रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार किया जा रहा है। महत्व क्या है इसका? तो INS उदयगिरी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो का 100वां स्वदेशी डिज़ाइन है
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का प्रतीक है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भारत खुद में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, तो ये हमें डिफेंस सिस्टम में भी आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी जीत है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और GRSE कोलकाता के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है, यानी कि इन कंपनियों से निर्मित किया है। भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी इससे। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों ये लाए गए, तो भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना, जो हमारी नेवी है उसको मजबूत करना, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा को मजबूत करना इसका एक उद्देश्य है। स्वदेशी रक्षा निर्माण को प्रोत्साहन देना, जो स्वदेशी हथियार हैं उनको निर्माण के लिए प्रोत्साहन देना। समुद्री शक्ति में भारत की वैश्विक स्थिति को और भी मजबूत करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इनकी, तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार पर कम पहचान, यानी कि जो रडार है जिससे हथियारों को पहचाना जाता है उससे इसकी कम पहचान होगी। हथियार और सेंसर, आधुनिक मिसाइलें, टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली होगी। प्रोपल्शन सिस्टम CODOG, डीजल या गैस आधारित ये होंगे। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS द्वारा स्वचालन इनका होगा। उच्च युद्ध क्षमता और सुरक्षा इनमें होगी। तो इनकी विशेषताएं हैं। भारत को लाभ क्या मिलेगा इससे, जो ये लाए गए हैं, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी में मजबूती होगी। जो समुद्री एरिया है भारत का उसमें जो है दुश्मन से बचा जाएगा, यानी कि इनमें ये काफ़ी सहयोग करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त भारत की होगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक और रोजगार सर्जन, यानी कि जब हम इस प्रकार की चीज़ें तैयार करते हैं तो स्वदेशी तो भारत बनता ही जा रहा है, यानी कि स्वदेशी चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इसके साथ साथ ही ऐसी चीज़ें जो हम निर्माण करते हैं तो रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। निर्यात क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में पहचान इसकी बनेगी। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो INS उदयगिरी और हिमगिरी का एक साथ कमीशनिंग ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ये युद्धपोत देश की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करेंगे और विश्व में एक नई पहचान देंगे भारत को। तो ये हमने देखा नेवी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे भारत में जीवाश्मों की अवैध बिक्री जो हो रही है उसका खतरा बना हुआ है, किस प्रकार से अवैध बिक्री की जाती है और भारत को इससे क्या नुकसान वगैरह होगा, उस सब के बारे में देखते हैं। तो खबर क्या है, सबसे पहले भारत में जीवाश्मों पर मंडराता खतरा, अवैध व्यापार और संरक्षण की आवश्यकता है। भारत से इन जीवाश्मों को अवैध रूप से विदेशों में ले जाकर बेचा जा रहा है, यानी कि जो भारत की जीवाश्म है उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है अवैध रूप से और बाहर देशों में जा करके बेचकर इनसे पैसा कमाया जा रहा है। तो क्या है जीवाश्म, सबसे पहले जीवाश्म क्या होते हैं, तो जीवाश्म प्राचीन जीवों या पौधों के अवशेष या उनके निशान होते हैं जो चट्टानों में संरक्षित हो गए हैं, जो बहुत पुराने टाइम पर यानी बहुत पहले जब चट्टानों में पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह झड़ करके उसमें दब जाते हैं या कोई जीव जंतु वगैरह मर के उसमें दब जाता है तो उसे जीवाश्म कहते हैं। ये हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवाश्म के विकास को समझने में मदद करता है। ये हमें इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। भारत में जीवाश्मों का समृद्ध इतिहास और विविधता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ विविधता है। पुराने टाइम से ही भारत में विविधता रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है भारत में। अवैध बिक्री का जोखिम क्या बना हुआ है, तो अन्य ऐतिहासिक अवशेषों की तरह भारत के जीवाश्म विदेशों में बेचे जाने के उच्च जोखिम में है। यह हमारी राष्ट्रीय विरासत और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। कैसा होता है अवैध व्यापार, यानी किस प्रकार से किया जाता है अवैध व्यापार, तो जो जीवाश्म पहले प्रयोगशालाओं के लिए होते थे अब खुलेआम दुकानों, नीलामियों और ऑनलाइन माध्यमों से बेचे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एमोनाइट्स विलुप्त समुद्री जीव है जिसके जीवाश्म अवशेष पेरिस की सड़कों पर बेचे जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा विलुप्त समुद्री जीव है वो आज हमें पेरिस की सड़कों पर बेचे जा रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। मूल्यवान और दुर्लभ नमूने कौन से हैं, तो बड़े और जीवाश्मों के नमूने निजी संग्राहकों को आश्चर्यजनक रकम में बेचे जाते हैं। यह अवैध व्यापार को और बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें बड़ा वित्तीय लाभ होता है। परिणाम क्या है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जीवाश्मों का नुकसान होगा। हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का क्षरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसके परिणाम है। संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है इसका, तो कड़े कानून बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, जीवाश्म स्थलों की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना,
जागरूकता बढ़ाना, लोगों को जीवाश्म के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में बताना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगों में जागरूकता, जो लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक होता है। संग्रहालयों और अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त बनाना ताकि इनका दोहन ना हो सके, इनको संरक्षित किया जा सके। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसकी? भारत की जीवाश्म हमारी अनमोल धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है। जिस प्रकार से हम ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करते हैं, उसी प्रकार से हमें इन्हें भी संरक्षण देना चाहिए। अवैध व्यापार पर अंकुश लगाकर ही हम अपनी इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही।